हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माइकोलॉजी पार्ट 2 सेशन में। इस वीडियो में हम फंजाई के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। द बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज थैलस। इट इज़ अ बॉडी विच इज़ मल्टीसेलुलर एंड नॉन मूविंग, बट देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यूज़ इनटू ऑर्गेन। मतलब फंजाई में स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, जैसे अन्य पौधों में पत्तियां, तना, फूल, जड़ें इत्यादि होते हैं, उस प्रकार फंजाई में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का किसी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी होती है जिसमें ऑर्गेन्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो, उसे थैलस कहते हैं। सो थैलस क्या है? द एंटायर बॉडी विच इज़ मल्टीसेलुलर एंड नॉन मूविंग ऑल्सो, बट देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू इनटू ऑर्गेन्स। थैलस जो है वो दो प्रकार की होती है, यूकार्पिक थैलस एंड होलोकार्पिक थैलस। यूकार्पिक थैलस में बॉडी जो होती है, या फिर हम कहें थैलस जो होती है, वह वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो है या वेजिटेटिव फंक्शंस जो है वो एक अलग ऑर्गेन या पार्ट के द्वारा निभाया जाता है, और रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन फेज जो है, रिप्रोडक्टरी फेज जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा निभाया जाता है। सो यूकार्पिक थैलस में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड। बट इसका एग्जाम्पल क्या है यूकार्पिक थैलस का? पाइथियम अफ्नेडर्मेटम। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, होलोकार्पिक थैलस डज नॉट शो एनी डिफ्रेंशिएशन ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग नहीं होते, या फिर हम अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही जो कोई बॉडी पार्ट है या स्ट्रक्चर है या फिर थैलस जो है वो एक फेज़ में पहले वेजिटेटिव फेज़ को कंप्लीट करती है, और जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, जो उसके बाद जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है, तो वही थैलस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इसके एग्जाम्पल है। थैलस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थैलस के किससे बनी होगी? वो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, फिलामेंटस होती है, और जिसमें ब्रांचेज हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, बट इट हैव ब्रांचेज इन ऑल डायरेक्शन। ईच ऑफ दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइफे। सिंगल फिलामेंट जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फंगस का, वो क्या कहलाता है? हाइफे कहलाता है। सो व्हाट इज हाइफे? Vegetative structure of a number of elongated tubular filaments known as hyphae. अब हाइफे जो है वो दो प्रकार की होती है, एक एसेप्टेड हाइफे एंड सेप्टेड हाइफे। एसेप्टेड हाइफे को कोइनोसिटिक हाइफे भी कहते हैं, और सेप्टेड हाइफे में सेप्टम होती है। तो इन दोनों का जो अंतर है, ये हमें कैसे पता चलेगा एसेप्टेड हाइफे और सेप्टेड हाइफे का? कि हाइफे जो है उसमें सेप्टम है तो वो सेप्टेड, मतलब उसके जो सेल है वो पार्टीशन से डिफ्रेंशिएटेड हैं, कोई किसी भी वॉल से, तो वो सेप्टेड है, और उसमें सेप्टम नहीं है तो एसेप्टेड। तो ईच ऑफ दिस फिलामेंट विच आर कॉल्ड हाइफे is made up of thin transparent tubular walls and filled or lined with protoplasm varying in thickness. It is a single strand or unbranched. In this diagram, we can see a septate hyphae. These partitions are septa. सेप्टा इस फिलामेंट को कंपार्टमेंट में बांट रही है, हम देख सकते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में न्यूक्लियस की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, और न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिकली सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हर एक सेप्टम के बीच में एक सेप्टल पोर होता है। दिस पोर अलाउज द साइटोप्लाज्म टू पास थ्रू इट। सेप्टा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और सिंपल भी। सेप्टा जो है बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है फंगस की लाइफ साइकिल के लिए। इसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ में और वेजिटेटिव फेज़ दोनों में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑल टाइप ऑफ सेप्टा आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रीपिटल ग्रोथ फ्रॉम द हाइफल वॉल इनवर्ड। हाइफल वॉल से अंदर की तरफ ग्रोथ के कारण सेप्टा का डेवलपमेंट होता है। सेप्टम एक हम कह सकते हैं उसको। तो सेप्टा की ग्रोथ जो है अगर कंप्लीट होती है तो वहाँ पर सेप्टल पोर नहीं बन पाता। ये जो सेप्टल पोर है, ये इस वॉल, अगर ये वॉल कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहता तो पोर नहीं होता।
तो हम जान सकते, इससे हमें ये पता चलता है कि सेप्टल पोर जो है वो सेप्टल वॉल के इनकम्प्लीट ग्रोथ और अनडेवलप्ड ग्रोथ के कारण बनता है। नाउ ट्रांसवर्स सेप्टा। ट्रांसवर्स सेप्टा अकर इन द थैलस ऑफ all filamentous fungus to cut off reproductive cells from the rest of hypha. There are two types of septa in fungi, primary septa and adventitious septa. Primary septa are formed in association with nuclear division and are laid down between daughter nuclei. जो nuclear division के बाद daughter nuclei बनेंगी, दो बन जाएंगी, उनके बीच में जो वॉल बनेगी वो प्राइमरी सेप्टा होगी। वहीं एडवेंटेशियस सेप्टा जो है वो इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियर डिवीजन के एंड आर स्पेशली एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एज इट मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ हाइफे। जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो पोर्स के द्वारा, सेप्टम पोर के द्वारा इधर से उधर जाता है, उसके बाद उस वजह से जो सेप्टा बनती है वो एडवेंटेशियस सेप्टा होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइसीलियम। So what is mycelium? Mycelium is a mat of interwoven of hypha and it is branched. Here hypha is branched which allow the surface area which provide more surface area to absorb substances in the form of nutrients. Nutrients का अधिक से अधिक absorption हो पाए, इसलिए यहाँ पे हाइफा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती है, तो आपस में ही उलझ जाती है और एक माइसीलियम बॉडी बना लेती है। इन अदर वर्ड अ मास ऑफ मोर और लेस लूजली इंटरवूवन, कई बार ये अधिक टाइट हो जाती है आपस में और कई बार ये लूजली इंटरवूवन भी होती हैं हाइफा जो है, तो वो क्या बनाएंगी, वेजिटेटिव बॉडी बनाएंगी फंगस की, जिसे ट्रू फंजाई हम कहेंगे। सो अब माइसीलियम जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट होती है या सेल के बाहर रहती है। सो लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ माइसीलियम इन द होस्ट। होस्ट कौन है, जिसके ऊपर फंगस जो है वो प्रेजेंट है, चाहे तो वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, किसी भी ऐसी जगह, चाहे वो टूटा हुआ पेड़ का तना हो, स्टोन हो, रॉक हो, एनिमल हो, प्लांट पार्ट हो, वहाँ पर जब फंगस फैलती है तो वो सेल के चार आर पार फैल रही है अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो, या फिर उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, लिविंग है होस्ट तब, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे माइसीलियम को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, इंटरसेलुलर माइसीलियम एंड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। पैरासिटिक फंगस में माइसीलियम होस्ट की सरफेस पर रहती है, पैरासाइट बनकर और होस्ट के सेल्स के बीच में फैल जाती है। इस प्रकार की माइसीलियम को इंटरसेलुलर माइसीलियम कहते हैं। इन दिस डायग्राम सपोज करो कि ये सेल्स है, तो जब ये माइसीलियम इन सेल्स के चारों तरफ ही फैलेगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, इसके प्रोटोप्लाज्म में नहीं जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, इंटरसेलुलर माइसीलियम। माइसीलियम जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैलेगी। माइसीलियम जो है वो सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती और सेल के बाहर ही रहती है, वहीं से ही हॉस्टोरिया की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो कौन सी माइसीलियम कहलाएगी, इंटरसेलुलर माइसीलियम। वहीं इंट्रासेलुलर माइसीलियम वो होती है जो होस्ट सेल बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, उसके साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में एंट्री करेगी और वहाँ से डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी, तो वो इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, उसके जो हॉस्टोरिया है, जो भी माइसीलियम है वो सेल के अंदर अटैक कर देगी, बाहर नहीं रहेगी। तो इसका मतलब होता है कि इंटरसेलुलर माइसीलियम होस्ट सेल वॉल या मेम्ब्रेन से फूड एब्जॉर्ब करती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में है वो, तो वो खाली सेल की सेल वॉल से एब्जॉर्ब करेगी हॉस्टेरिया की मदद से, और इंट्रासेलुलर माइसीलियम जो है वो डायरेक्ट सेल के अंदर जाके प्रोटोप्लाज्म से भोजन प्राप्त करती है। ये तो था कि लोकेशन, कि वो सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है, इस बेसिस से माइसीलियम को हम डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन माइसीलियम देर आर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, जिसे यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम भी कह सकते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जिसे बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम, हिट्रोकैरियोटिक माइसीलियम होती है, और होमोकैरियोटिक माइसीलियम और मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसीलियम। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जिसे यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम भी कह सकते हैं, वो क्या होती है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड हैप्लोफेज का पार्ट बनता है वो, ठीक है। वहीं डाइकैरियोटिक माइसीलियम कंटेन्स पेयर ऑफ न्यूक्लाई, मतलब दो न्यूक्लाई होते हैं, डाई
बाईन्यूक्लिएटेड भी इनको कहते हैं, विच डिनोट्स द डिप्लोफेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस। होमोकैरियोटिक माइसीलियम में जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियस होते हैं और हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं जो कि जेनेटिकली अलग अलग होते हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी होमोकैरियोटिक माइसीलियम वे सेम न्यूक्लियस आर देयर। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में डिफरेंट एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं जो कि जेनेटिकली अलग अलग हैं। और दूसरी एक और माइसीलियम होगी जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होती है। फंगल सेल कंटेन्स मोर देन 2 न्यूक्लाई। इसमें जो सेल है उसमें 2 से अधिक जब न्यूक्लियाई होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम कहलाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और अबाउट ऑफ फंगस। अब अगला वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन इन फंगस भी उसमें हम जानेंगे। थैंक यू।